एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और आज के वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी कि कुछ शब्दों के समूह जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिन्हें पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, हमें एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आता है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जब हम किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं तो वो वाला भाग जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट वो होता है जहाँ हमें समझ में आता है या तो सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या उसकी अवस्था या स्थिति बताई गई होती है। जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि जो राम है वो जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ राम के बारे में सेंटेंस बताया गया है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। और इज़ प्लेइंग फुटबॉल ये है आपका प्रेडिकेट। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि राम कौन सा कार्य कर रहा है, वो फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ ही यानी कि वह सब्जेक्ट है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया गया है। तो वो कौन सा कार्य कर रहा है? वो न्यूज़पेपर पढ़ने का कार्य कर रहा है और ये है प्रेडिकेट। उसी तरह और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आगरा इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। आगरा यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी यहाँ प्रेडिकेट है। सोहम वेंट टू दी मार्केट। सोहम मार्केट गया था, तो सोहम यहाँ सब्जेक्ट है, वेंट टू दी मार्केट यहाँ प्रेडिकेट है। टीम विल कम टुमारो। टीम कल आएगा, तो टीम के बारे में यहाँ बताया गया है, तो टीम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और विल कम टुमारो यहाँ प्रेडिकेट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है। तो अब हम जानेंगे क्लॉज के बारे में। क्लॉज किसे कहते हैं? A clause is a group of words that contains a subject and a predicate। मतलब clause वो शब्दों के समूह होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो आप अभी कहोगे तो सेंटेंस क्या होता है? तो आपने तो अभी कहा कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जी हाँ, सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग समझाते हैं, और क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग समझाते हैं। लेकिन कुछ क्लॉजेस ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, इसके बावजूद भी ये हमें कंप्लीट मीनिंग समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल्स के तौर में कुछ देख लेते हैं कि क्लॉजेस क्या क्या मतलब किस तरह के होते हैं। तो एग्जाम्पल्स जैसे हैं, रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर। तो रोहन यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ राइटिंग अ लेटर एक प्रेडिकेट है। आई लव टू रीड बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो आई मतलब मैं यहाँ सब्जेक्ट हूँ, लव टू रीड बुक्स यहाँ प्रेडिकेट है। रीता इज़ माई फ्रेंड एंड आई लव टू प्ले विथ हर। रीता मेरी दोस्त है और मैं उसके साथ खेलना पसंद करती हूँ। तो रीता मेरी दोस्त है, ये एक क्लॉज है, ये मुझे कंप्लीट मीनिंग समझा रहा है। एंड आई लव टू प्ले विथ हर, ये भी एक क्लॉज है क्योंकि ये भी मुझे कंप्लीट मीनिंग समझा रहा है। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम 2-4 क्लॉजेस की हेल्प ले सकते हैं, मतलब 2-4 क्लॉजेस मिलाकर भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। ये है फ़र्क एक सेंटेंस में और एक क्लॉज में।
वरना एक क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अब हम आगे जानेंगे कि क्लॉजेस कितनी तरह के होते हैं। क्लॉजेस जनरली टू टाइप्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका जो नाम है ये मीनिंग हमें ऐसे स्पष्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, स्वतंत्र क्लॉज मतलब वो क्लॉज जिनसे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। वन दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, वो क्लॉज जो सेंटेंस की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस की तरह हमें कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू द स्कूल, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब भी है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जिसमें हो, जिस क्लॉज में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उन्हें कहते हैं जिनसे हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आएगा। उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज. It does not express a complete thought. It depends on main clause to express a complete meaning in a sentence. यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में अगर सिर्फ हम सब डिपेंडेंट क्लॉज को लिखते हैं तो आपको पूरा मीनिंग सेंटेंस का समझ में नहीं आएगा। एक डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए उस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। तभी आपको एक सेंटेंस में पूरा मीनिंग समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। येस्टरडे व्हेन आई वेंट टू माई ऑफिस आई मेट विथ माई फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर मैं सिर्फ आपको इतना अगर बोल दूँ, येस्टरडे व्हेन आई वेंट टू माई ऑफिस, यानी कल जब मैं अपना ऑफिस गई थी, तो शायद आपको पूरा मीनिंग सेंटेंस का समझ में ना आए। तो यहाँ मैंने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का हेल्प लिया है इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझाने के लिए। तब मैंने आपको क्या लिखा, आई मेट विथ माई फ्रेंड, तो मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ मिली। ओके, तो तब आपको समझ में आया कि कल जब मैं अपने ऑफिस गई थी तो मैं अपने ऑफिस में अपने दोस्त के साथ मिली। तो यहाँ आपको एक डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग समझने के लिए आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का हेल्प लेना पड़ रहा है, तभी आपको एक सेंटेंस पूरा समझ में आएगा। उसी तरह जो दूसरा एग्जाम्पल है, राजू इज़ अनेबल टू पे ही स्कूल फीस। राजू अपने स्कूल का फीस भरने में अयोग्य है बिकॉज ही इज़ पुअर। तो बिकॉज जो है ये एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अगर मान लीजिए मैं बस इतना आपको कहूँ बिकॉज ही इज़ पुअर, तो शायद आपको पूरा मीनिंग इस सेंटेंस का समझ में ना आए, क्योंकि वो गरीब है। बस इतना अगर आपको बोल दूँ तो आपको पूरा सेंटेंस समझाने के लिए मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का हेल्प लेना पड़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, राजू इज़ अनेबल टू पे ही स्कूल फीस। राजू अपने स्कूल का फीस भरने में अयोग्य है। ठीक है, फिर मैंने लिखा बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वो गरीब है। उसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हो, आई विल गिव यू अ न्यू बाईसाइकिल, मैं आपको एक नया बाईसाइकिल दूंगी। ठीक है, खरीद दूंगी। तो इतना अगर आपको कहूँ, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम पास करते हो, उसके बाद अगर मैं आपको कुछ ना कहूँ तो शायद आपको इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए व्हेन, बिकॉज, इफ, दो, एल्दो, सो, वाइल और भी बहुत सारे ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनके हेल्प से हम डिपेंडेंट क्लॉज बना सकते हैं। ओके,
The word is although. Sorry for my mistake. तो अब हम समझेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग इन अ सेंटेंस. इट कैन ऐड मीनिंग टू द सेंटेंस बट इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. यानी कि फ्रेज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के हमें कुछ मीनिंग तो समझ में आता है, लेकिन पूरा मीनिंग इसका समझ में नहीं आएगा. मतलब हमें सेंटेंस की तरह ये पूरा कंप्लीट मीनिंग अर्थ स्पष्ट नहीं करते. ठीक है. इट कैन ऐड मीनिंग टू द सेंटेंस, मतलब जब हम सेंटेंस में इनको ऐड करेंगे तब हमें एक मीनिंग समझाते हैं, लेकिन ये खुद अकेले सेंटेंस की तरह मीनिंग नहीं समझाएंगे. यानी कि ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे आपको अर्थ समझ में आएगा, लेकिन पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा. तो आप कहोगे तो डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है. आपने तो कहा डिपेंडेंट क्लॉज में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें पूरा अर्थ नहीं समझाते हैं. जी हाँ, डिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज में एक फ़र्क है. वो ये है कि डिपेंडेंट क्लॉज में हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का यूज़ करते हैं, प्लस वहाँ पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक सेंटेंस में मेन क्लॉज का हेल्प लेना पड़ता है, तभी हमें डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आता है. लेकिन फ्रेज जो है वो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आप नहीं देख पाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है. अगर वर्ब हो भी तो आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. इसीलिए एक फ्रेज को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको सेंटेंस में और भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आपको उसका पूरा अर्थ समझ में आएगा. जैसे एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं. ऑन अ ट्री, अ ब्यूटिफुल गर्ल, वेरी हॉट, रेड रोज़. ये कुछ फ्रेज हैं, ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनसे हमें मीनिंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है. इसीलिए हमें कुछ और वर्ड्स इनके साथ यूज़ करेंगे, तब हमें इसका पूरा मीनिंग समझ में आएगा. जैसे अ बर्ड इज सीटिंग ऑन अ ट्री, एक पंछी पेड़ पर बैठी है. तो ऑन अ ट्री के साथ हमने कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया, तब हमें ये कंप्लीट मीनिंग समझा रहे हैं. ठीक है. रीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, रीता एक सुंदर लड़की है. द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है. रेड रोज़, द रेड रोज़ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाल गुलाब बहुत सुंदर है. तो हमने देखा कि इन फ्रेज के साथ जब हम कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, तब ये हमें क्लियर मीनिंग समझा रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग समझा पा रहे हैं. ओके. तो आई होप आपको इस वीडियो में सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, इतना आपको इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक जो नॉलेज है आपको मिल चुका है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.